नमस्कार। आज तारीख है 1 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में 4 प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहला, भारत और ब्राजील के बीच क्रिटिकल मिनरल्स पर हुआ नया समझौता। दूसरा, भारत यूएस व्यापारिक रिश्तों में हलचल और नए यूएस टैरिफ्स का असर। तीसरा विषय है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शुरू हुए 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स की वर्तमान स्थिति और चुनौतियां। और चौथा विषय रहेगा ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता झगड़ा और इसका लंबा ऐतिहासिक संदर्भ। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। 21 फरवरी को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा यात्रा पर आए थे और उस दौरान रेयर अर्थ्स और क्रिटिकल मिनरल्स पर एक एमओयू यानी समझौता हुआ। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत वर्तमान में इन क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में आखिर क्या कर रहा है। देखिए, अगर हम ध्यान दें तो क्रिटिकल मिनरल्स आज के ज़माने का नया तेल हैं। देश इस वक्त इस पूरे सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि 2024-25 से लेकर 2030-31 तक के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया गया है। जिसकी शुरुआत तो पिछले साल ही दिखने लगी थी, है ना? सही कहा। जुलाई 2023 में ही करीब 30 क्रिटिकल मिनरल्स की एक लिस्ट जारी की गई थी। और बात सिर्फ देश के अंदर की नहीं है। एक संस्था है काबिल, यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, वो अब अर्जेंटीना और चिले में भी एग्रीमेंट्स कर रही है। यानी हम ग्लोबली रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं। हाँ, और एक बहुत अहम लक्ष्य ये है कि 2026 के अंत तक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का घरेलू उत्पादन शुरू हो जाए। ये मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डिफेंस के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। लेकिन इसमें एक एंगल और जोड़ता है जो बड़ा दिलचस्प है। 20 फरवरी को यानी ब्राजील वाले समझौते से ठीक एक दिन पहले देश अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका इनिशिएटिव से जुड़ा था, जिसका मकसद है सिलिकॉन स्टैक और एआई हार्डवेयर की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। तो इस नई कड़ी के साथ ब्राजील वाले एमओयू का दोनों देशों के लिए क्या मायने निकलता है? ये बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। ब्राजील के पास लगभग 21 मिलियन टन रेयर अर्थ, 2.7 बिलियन टन बॉक्साइट और करीब 0.4 मिलियन टन लिथियम का भंडार है। ये आंकड़े तो सच में बहुत बड़े हैं। बिल्कुल। इन आंकड़ों का सीधा मतलब यह है कि इससे एक बार्गेनिंग पावर मिलती है। अगर दुनिया में सप्लाई के एक या दो ही रास्ते होंगे तो सेलर्स मनमानी करेंगे, लेकिन ब्राजील के साथ आने से हमारी सप्लाई चेन सुरक्षित होती है और बदले में ब्राजील को यहां से कैपिटल यानी निवेश मिलेगा और एक लंबा भरोसेमंद मार्केट मिलेगा। तो एक तरह से हम अपनी एआई और टेक्नोलॉजी की नींव मजबूत कर रहे हैं। खैर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ मिनरल्स की सप्लाई ही नहीं, व्यापार और टैरिफ्स में भी काफी उथल-पुथल चल रही है। हाँ, ट्रेड का मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म है। जैसे कि हाल ही में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप के 1977 के लॉ, जिसे IEEPA कहते हैं, उसके अंतर्गत लगाए गए टैरिफ्स को रद्द कर दिया है। दूसरी तरफ एक इमेज काफी वायरल हुई। 16 फरवरी को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में इंडिया यूएस ट्रेड ट्रीटी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन हुआ। वहां लोग सब्जियां लेकर खड़े थे, महंगाई के खिलाफ। इस पूरे व्यापारिक झमेले का आंकड़ों में क्या मतलब है? इसे थोड़ा क्रोनोलॉजिकल तरीके से समझना होगा। हुआ यह था कि ट्रंप ने 6 फरवरी को रशियन ऑयल खरीदने पर लगा 25% पीनल टैरिफ हटाया था, जिससे टोटल टैरिफ 50% से घटकर 25% हो गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सही पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रंप प्रशासन ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पीछे जाकर यानी 24 जनवरी से 150 दिनों के लिए सभी इंपोर्ट्स पर 10% फ्लैट टैरिफ लगा दिया। सिर्फ 10% फ्लैट टैरिफ ही नहीं, मैं पढ़ रही थी कि 24 फरवरी को यूएस ने 16 मॉड्यूल्स पर 126% टैरिफ लगाया है। ये तो सीधा सीधा व्यापार रोकने जैसी बात हो गई। बिल्कुल। इस 126% टैरिफ के अलावा स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ अभी भी जारी हैं। और श्रोताओं के लिए ये जानना जरूरी है कि इसका सबसे बड़ा खामियाजा हमारे MSMEs यानी छोटे उद्योगों को भुगतना पड़ता है। जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, उनका मुनाफा तो पूरी तरह खत्म हो रहा है। इस पर तो बाकी देशों ने भी काफी नाराजगी जताई है। यूरोपियन यूनियन और जापान के स्टेटमेंट्स काफी सख्त थे, लेकिन भारत ने काफी शांति से सिचुएशन हैंडल की है।
एक बहुत ही एनोडाइन स्टेटमेंट आया कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हाँ, क्योंकि जल्दबाजी में रिएक्शन देने से नुकसान हो सकता है। हालांकि भारतीय नेगोशिएटर की ये वॉशिंगटन यात्रा अनिश्चित काल के लिए टल गई थी, लेकिन 26 फरवरी को दिल्ली में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक की सकारात्मक मीटिंग हुई है। तो क्या यूएस अभी नए ट्रेड एग्रीमेंट्स के मूड में है? देखिए, इस मुद्दे पर तटस्थ रहकर सोचें तो इस समय अमेरिका को ट्रेड डील की ज्यादा जरूरत है। ट्रंप प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि पुराने एग्रीमेंट्स का सम्मान किया जाना चाहिए। लुटनिक ने भी यही बात दोहराई है, तो दोनों पक्ष अभी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एनईपी 2020 के अंतर्गत शुरू हुआ 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स इस वक्त काफी अफरा तफरी के दौर से गुजर रहा है। पहला बैच अब आखिरी सेमेस्टर में है। और जमीनी हकीकत यह है कि स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। विभिन्न विश्वविद्यालयों की ग्राउंड रियलिटी अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू की बात करें तो लगभग 23,337 छात्र चौथे साल में हैं। और इन छात्रों को जो रिसर्च के लक्ष्य दिए गए हैं वो काफी अनरीजनेबल लगते हैं। बिल्कुल, छात्रों को स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिकेशन करने को कहा जा रहा है। ये लक्ष्य बड़े रिसर्चर्स के लिए भी मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात, इन बच्चों को तीन मूर्ति या नेशनल आर्काइव्स जैसी लाइब्रेरी का पूरा एक्सेस या सही ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। डीयू ही नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। वहां 90% छात्रों के चौथे साल में रुकने से साइंस लैब्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी दबाव पड़ गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यूजीसी से इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं आई है। जब फंडिंग नहीं होगी तो एक्स्ट्रा लैब्स और इक्विपमेंट कहां से आएंगे? इसी अफरा तफरी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक नया आदेश निकाला है। उन्होंने तय किया है कि 2024-25 से वो वापस 3 साल के डिग्री प्रोग्राम पर लौट जाएंगे। उनका अपना तर्क है। उनका कहना है कि ये 4 साल का मॉडल वेस्टर्न देशों की नकल है और इससे फीस बढ़ेगी जिसका खर्चा सब नहीं उठा पाएंगे। सही बात है। गरीब परिवार, एससी, एसटी, महिलाओं और ग्रामीण छात्रों की शिक्षा तक पहुंच कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एक अतिरिक्त साल का खर्चा उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस मुद्दे का सार यही है कि आगे के बैचेस के लिए जरूरी है कि यूजीसी छात्रों और टीचर से सीधा फीडबैक ले। लेबोरेटरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारे बिना ये मॉडल सफल नहीं हो सकता। शिक्षा का मुद्दा तो सीधे भविष्य से जुड़ा है, पर एक और विषय है जो दुनिया के भविष्य को संकट में डाल रहा है। वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स। एक तस्वीर ने दुनिया को हिला दिया। हाइफा की खाड़ी में विस्फोट होती हुई एक विशाल मिसाइल की इमेज। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता झगड़ा। पर सुनने वालों के लिए इसका ऐतिहासिक संदर्भ जानना जरूरी है, क्योंकि ये आजकल का झगड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम श्रोताओं को एक ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाएं तो शुरुआत 1977 से करनी होगी। उस वक्त ईरान के शाह ने इजराइल के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए एक गुप्त समझौता किया था, जिसे प्रोजेक्ट फ्लावर कहा गया था। यानी एक वक्त था जब ये दोनों देश साथ मिलकर वेपन्स बना रहे थे। हाँ, लेकिन फिर 1979 में इस्लामिक क्रांति होती है, जिसका नेतृत्व आयतुल्लाह खुमैनी ने किया, और यहाँ से सब कुछ बदल गया। क्रांति के बाद ही ईरान ने अमेरिका और इजराइल को अपना दुश्मन घोषित किया था, है ना? जी, नए शासन ने अमेरिका को ग्रेट सैटन और इजराइल को लिटिल सैटन घोषित कर दिया। इसके बाद ईरान ने अपनी एक अलग रणनीति बनाई। उन्होंने हिजबुल्लाह और हमास जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स को खड़ा करना शुरू किया, ताकि वो प्रॉक्सी वॉर लड़ सकें। हाँ, फिर 2003 में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया, और बाद में सीरिया में बशर अल असद के शासन को बचाने में ईरान ने रशिया की मदद से एक बड़ी भूमिका निभाई। ये सब एक लंबा सिलसिला है अपना प्रभाव बढ़ाने का। लेकिन अगर हम थोड़ा रीसेंट टाइमलाइन पर आएं, तो पिछले कुछ सालों में स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी है। जैसे कि अक्टूबर 7, 2023 के हमास हमले के बाद से इजराइल एक तरह से 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। फिर दिसंबर 2024 में सीरिया में असद शासन का पतन हुआ और वहां अल कायदा से जुड़े गोलानी का उदय हुआ। असद के गिरने से ईरान को भारी झटका लगा था। और फिर जनवरी 2026 में ईरान के भीतर ही आर्थिक मुद्दों पर भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें आंकड़े बताते हैं कि 3000 मौतें हुईं, और ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन भी किया। तो स्थिति वहां अंदर भी खराब थी और बाहर भी। फिर आता है फरवरी का आखिरी हफ्ता, जहां घटनाएं अचानक से पलट गईं। 27 फरवरी को ओमान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि यूएस और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील तय होने वाली है। बताया गया कि ईरान बॉम्ब न बनाने पर राजी था।
और चमत्कारिक रूप से सिर्फ कुछ घंटों बाद ही यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के टॉप लीडरशिप और न्यूक्लियर साइट्स पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी। जिसके ठीक जवाब में ईरान ने इजराइल और अमेरिकन बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। आज पूरा रीजन एक भयानक संकट में आ गया है। यहाँ किसी एक का पक्ष लेना सही नहीं होगा, पर स्थिति बेहद गंभीर है। बिल्कुल, इस विश्लेषण में तटस्थ रहना आवश्यक है। यहाँ गलती किसकी है, इससे ज्यादा जरूरी ये देखना है कि इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो आज की इस चर्चा में हमने इन 4 अलग-अलग कहानियों को खोला। खदानों यानी मिनरल्स की सप्लाई चेन सुरक्षित करना, यूएस ट्रेड टैरिफ्स का खेल, एनईपी के 4 साल के कोर्स का जमीनी सच और वेस्ट एशिया में लड़ी जा रही लंबा ऐतिहासिक युद्ध।